नमस्कार दोस्तों, तेज इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं तेज प्रताप कुमार तेजस्वी आपका स्वागत करते हुए हर्ष महसूस कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के 10वें इकाई अन्य गद्य विधा के अंतर्गत मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध की एक साहित्यिक की डायरी हम सभी को पढ़ना है। हम सभी आज उसी पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध की जब भी कलम चलती है तो वे गंभीर बहसों को हमारे सामने प्रस्तुत करती है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि गजानन माधव मुक्तिबोध एक ऐसे आलोचक, कवि और कवि, आलोचक एवं विचारक हैं जिन्होंने जिस विषय को अपने लेखन का आधार बनाया उस पर गंभीर चिंतन के, चाहे वो कमायनी एक पुनर्विचार की बात हो, अथवा एक साहित्यिक की डायरी हो, अथवा नेमिचंद्र जैन को मुक्तिबोध के द्वारा लिखे गए पत्र हो, या कविताओं का क्षेत्र हो, इन तमाम क्षेत्रों में गजानन माधव मुक्तिबोध एक गंभीर विचारक, गंभीर चिंतक और गंभीर आलोचक और संघर्षशील व्यक्ति के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। आज का जो बातचीत का विषय है, आप जब एक साहित्यिक की डायरी पलटेंगे तो आप देखेंगे कि एक साहित्यिक की डायरी के जो है भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई है, और श्रीकांत वर्मा ने इनके लिए 2 शब्द लिखा है, और 2 शब्द लिखते हुए उन्होंने कहा कि एक साहित्यिक की डायरी के पहले संस्करण की पांडुलिपि मार्च 1964 में भोपाल में मुक्तिबोध जी ने मुझे सौंपी थी, और वह जिस रूप में चाहते थे उसी रूप में वह प्रकाशित हुई। उस पांडुलिपि में कुटुआन और काव्य सत्य और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी शीर्षक किस्तें नहीं थे, और फलस्वरूप वे पहले संस्करण में नहीं है। तो इस बातचीत से जो बात स्पष्ट होकर निकल रही है, एक बात तो यह कि यह पांडुलिपि जो है श्रीकांत वर्मा को 1964 में सौंपी गई थी, और सौंपने वाले गजानन माधव मुक्तिबोध थे। दूसरी बात, मुक्तिबोध जिस भाव से इसे प्रकाशित करना चाहते थे वह उसी भाव से प्रकाशित हुई। तीसरी बात, उससे पहले संस्करण में 2 लेख संकलित नहीं थे, एक कुटुयान और काव्य सत्य, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी। ये सारी डायरियां 57, 58 और 60 में वसुधा जबलपुर में प्रकाशित हुई थी। वसुधा जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। तो ये सारी जो भी इसमें संकलित लेख हैं, ये सारी डायरियां 1957, 58 और 60 के बीच की है। डायरी शब्द एक भ्रम पैदा करता है, और यह गलतफहमी भी हो सकती है कि मुक्तिबोध की ये डायरियां भी तिथिवार डायरियां होंगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि एक साहित्यिक की डायरी केवल उस स्तंभ का नाम था
जिसके न केवल संपादक की ओर से बल्कि स्वयं अपनी ओर से भी होती थी। वसुधा के पहले नागपुर के नया खून साप्ताहिक में वह एक साहित्यिक की डायरी स्तंभ के अंतर्गत कभी अर्ध साहित्यिक और कभी गैर साहित्यिक विषयों पर छोटी छोटी टिप्पणियां लिखा करते थे, जो एक अलग संकलन के रूप में प्रकाशन के लिए प्रस्तावित है। तो यहाँ पर जो श्रीकांत वर्मा कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि डायरियां जो होती है वो तिथिवार होती है, परंतु आप जब मुक्तिबोध के इन लेखों को देखेंगे तो ये तिथिवार नहीं है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि ये एक साहित्यिक की जो डायरी है वो सिर्फ ओनली फॉर सिर्फ है वो एक स्तंभ का नाम था, और वह स्तंभ, उस स्तंभ के अंतर, स्तंभ समझते हैं, स्तंभ कोई पत्रिका कोई विशेषांक निकालता है या स्तंभ निकालता है। जैसे आपको मैं अगर समझाऊं तो द हिंदुस्तान अगर पेपर आप पढ़ते हैं तो उसमें देखेंगे एक एडिटोरियल होता है, उसमें बड़े विचारकों के लेख या गंभीर विषयों पर जो चिंतन होते हैं उसे वहां पर रखा जाता है। ठीक उसी प्रकार से कोई पत्रिका जो है उस समय में अभी भी एक विशेषांक या अथवा आप कह सकते विशेषांक नहीं, आप कहीं एक स्तंभ निकालते हैं जिसमें कई बार तो एक ही विचारक के बार बार लेख आते हैं। तो मुक्तिबोध के जो ये लेख थे सारे उसी स्तंभ का नाम था, और स्तंभ का नाम ही था एक साहित्यिक की डायरी, और उसी स्तंभ के नाम से, और उस पर वे समय समय पर गंभीर विषयों पर चिंतन करते थे। ठीक है। प्रस्तुत डायरी में और ये नया खून साप्ताहिक, नया खून पत्रिका का नाम है। प्रस्तुत डायरी में केवल वसुधा में प्रकाशित किस्तों जो स्वयं में स्वतंत्र निबंध है को शामिल करने का उनका उद्देश्य ही यही था कि वे न तो सामयिक टिप्पणियों को साहित्य मानते थे और न साहित्य को सामयिक टिप्पणी। वस्तुतः जैसा कि श्री अदीब ने लिखा, मुक्तिबोध की डायरी उस सत्य की खोज है जिसके आलोक में कवि अपने अनुभव को सार्वभौमिक अर्थ दे देता है। तो अदीब नाम के जो एक व्यक्ति हैं उन्होंने मुक्तिबोध के बारे में लिखा कि ये डायरी जो है सत्य की खोज है, और वह ऐसा सत्य है, वह ऐसा आलोक है जिसके आलोक में वह अनुभव को सार्वभौमिक अर्थ देता है। सार्वभौमिक अर्थ देने का मतलब है कि अपना अनुभव को सार्वजनीन बना देता है, सबके लिए उपयोगी बना देता है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप सभी यहाँ तक की बातें समझ गए होंगे। इस पुस्तक को जब आप पलटेंगे तो इसमें देखेंगे पहला लेख जो है वह है तीसरा क्षण, दूसरा लेख है एक लंबी कविता का अंत, तीसरा है डबरे पर सूरज का बिंब, चौथा है हाशिए पर कुछ नोट्स, पांचवा है सड़क को लेकर एक बातचीत, छठा है एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, सातवां लेख है नए की जन्म कुंडली एक, दूसरा आठवां लेख है नए की जन्म कुंडली 2, नौवां लेख है वीरकर, और 10वां लेख है विशिष्ट और अद्वितीय, 10वां लेख है कुटुयान और काव्यसत, 11वां लेख है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। तो आप देखेंगे कि इसमें कुल मिलाकर के एक लेख ये भी है हाशिए पर कुछ नोट्स, तो इसमें कुल मिलाकर के 13 लेखों का संकलन है। इसमें पहला लेख जो है वह लेख है तीसरा क्षण, और तीसरा क्षण कविता को लेकर या रचना की प्रक्रिया को लेकर या कविता कैसे प्रस्फुटित होती है या उनको लेकर के विचार विमर्श किया गया है। और मुक्तिबोध की अपनी एक शैली है, और उस शैली के अंतर्गत ही मुक्तिबोध
हमेशा अपनी बात रखते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी कथाकार जो है या कोई भी जो लेखक या समीक्षक है, वह कठिन से कठिन वस्तु को समझाने के लिए लौकिक उदाहरण का सहारा लेते हैं या लौकिक पात्र का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब आप इस लेख से गुजरेंगे तो आप देखेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध ने एक पात्र गढ़ा है और उस पात्र का नाम है केशव, और उन्हें अपना मित्र कहा है, और ऐसा मित्र कहा है जिससे वह गंभीर विचार विमर्श कर सकता है। जैसे पहला पैराग्राफ ही आप अगर इस पर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि कहते हैं वे कि आज से कोई 20 साल पहले की बात है। मेरा एक मित्र केशव और मैं दोनों जंगल जंगल घूमने जाया करते थे। पहाड़ पहाड़ चढ़ा करते, नदी नदी पार किया करते। केशव मेरे जैसा ही 15 वर्ष का बालक था, किंतु वह मुझे बहुत ही रहस्यपूर्ण मालूम होता। उसका रहस्य बड़ा ही अजीब था। उस रहस्य के से मैं भीतर ही भीतर बहुत आतंकित रहता। तो आपने देखा कि केशव नाम का एक मित्र है और उससे उनका जो है बचपन का वो मित्र है, 20 साल का मित्र है, और 20 साल पहले के अपने स्मृतियों के 20 साल पहले जाते हैं वे। उस समय में 15 वर्ष का लड़का होता है केशव, और एक मित्र गढ़ते हैं जिससे अपनी महत्वपूर्ण बातें हुए कह सके। तो आपने देखा कि मित्र कैसा है उनका, जिनके साथ वे जंगल जंगल घुमा करते थे, पहाड़ों पर चढ़ा करते थे, और उसके साथ साथ उनका व्यक्तित्व जो था रहस्यमय था और वह अजीब लड़का था। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए एक पात्र का निर्माण किया है, एक कल्पना निर्मित पात्र गढ़ा है जिनका नाम है केशव। आप देखेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध की एक शैली है, वे साधारण सी बातों को उठा करके गंभीर बना देते हैं। आप इसी क्रम में जब आगे बढ़ेंगे तो वे कहते हैं कि केशव का जो व्यक्तित्व था वो अस्थिर था, पाषाण मूर्ति के समान था। उसके बाद कहते हैं कि मुझे लगता है कि भूमि के गर्भ में कोई प्राचीन सरोवर है, उसके किनारे पर डरावने घाट, आतंककारी देव मूर्तियां और रहस्यपूर्ण गर्भ कक्षों वाले पुराने मंदिर है। इतिहास ने इन सब को दबा दिया। मिट्टी की तह पर तह, परतों पर परतें, चट्टानों पर चट्टानें छा गईं। सारा दृश्य भूमि में गर गया, अदृश्य हो गया, और उसके स्थान पर यूकेलिप्टस के नए विलायती पेड़ लगा दिए, बंगले बना दिए गए। चमकदार कपड़े पहने हुए खूबसूरत लड़कियां घूमने लगी और उन्हीं किन्हीं बंगलों में रहने लगा मेरा मित्र केशव, जिसने शायद पिछले जन्म में या उसके भी पूर्व के जन्म में उसी भूमि गर्भस्थ सरोवर का जल पिया होगा, वहां विचरण किया होगा। अब इस वाक्य को आप समझने के लिए मुक्तिबोध की जो इतिहास बोध है उसको समझना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आप इस चीज से अवगत होइए कि मुझे मुक्तिबोध कहते हैं कि भूमि के गर्भ में यह जो भूमि है, यह जो धरती है, यह जो वसुंधरा है, इसके गर्भ में कहीं न कहीं प्राचीन सरोवर है। अब आप प्राचीन सरोवर, आप जब सभ्यता के विकास की कहानी को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु नदी बहते थे और वो जमीन के अंदर से बहते थे।
तो कहने का मतलब क्या है कि आप इसे सभ्यता के इस टिप्पणी को सभ्यता के विकास की कहानी की भी टिप्पणी मान सकते हैं। दूसरी बात क्या कि उसके किनारे पर डरावने घाट हैं। अब घाट जो है वो संस्कृति का प्रतीक है। आतंककारी देव मूर्तियां कैसी है तो आतंककारी है। देव मूर्तियां जहां पर आ जाती है तो हमें धार्मिक स्थिति का पता चलता है, धार्मिक वातावरण का पता चलता है। और रहस्यपूर्ण गर्भ कक्षों वाले पुराने मंदिर। और आप जानते हैं कि भारतीय सभ्यता संस्कृति में खास करके ऐसे अनेक घाट हैं और ऐसे अनेक रहस्य से पूर्ण मंदिर हैं जहां पर जहां पर जहां पर ऐसे अनेक पुराने मंदिर हैं जहां पर रहस्य ही रहस्य है। इसके फिर मुक्तिबोध देखिए, मुक्तिबोध कितने सजग टिप्पणीकार हैं। वे आगे तुरंत लिखते हैं, इतिहास ने इन सबको दबा दिया। अब सवाल इस बात का है कि ये सारे जो आतंककारी देव मूर्तियां थी या डरावने घाट थे या गर्भ कक्षों वाले पुराने मंदिर थे, इन सबको किसने दबा दिया? तो इतिहास ने दबा दिया। अर्थात इतिहास लिखने वालों ने उन सारे मतलब जो मनुष्यता के लिए घातक था और घातक कार्य किया था, उसे दबा करके उसका आदर्शीकरण कर दिया है। ठीक है, सारा दृश्य भूमि में गड़ गया है। और कहते हैं कि वे सारे जो दृश्य बनते थे, वे सारे दृश्य अब जो है भूमि में गिर गया है, अदृश्य हो गया है। अर्थात अदृश्य हो गया। अदृश्य का मतलब जो दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसा हो गया है। और उसके स्थान पर यूकेलिप्टस के नए विलायती पेड़ लगा दिए गए हैं। अर्थात जो पुरानी सभ्यता थी और जो पुरानी सभ्यताओं में जिस तरह के आतंक स्थापित किया गया था, उस